जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान की लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने संविधान की अनुसूची 1 से लेकर 12 तक जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में डिटेल में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में जो हमें टेस्ट करेंगे जितनी भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। जो भारत का संघीय न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1935 में, ऑप्शन बी है 1937 में, और ऑप्शन बी 1946 में, और ऑप्शन डी 1947 में। इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को जो है भारत में संघीय न्यायालय की जो है वो स्थापना हुई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय को स्थापित करने की बात कही गई थी या बात की गई थी, जिसके आधार पर, तो आप किस आधार पर? 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में पहला है 1935, तो आप कहेंगे नहीं भैया, 1935 का तो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम जिस आधार पर संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। नेक्स्ट है 1935, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है 1937, और आपको मैंने बताया 1 अक्टूबर 1937 को जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में हैं, ऑप्शन ए है 300 आर्टिकल, ऑप्शन बी है 400 प्लस आर्टिकल हैं, ऑप्शन सी 390 आर्टिकल्स हैं, और ऑप्शन डी जो है वो 500 आर्टिकल है। तो आपको सही आंसर जो है बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें संविधान के बारे में, तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, वर्तमान संविधान की अगर बात करें, तो वर्तमान संविधान में भी जो है वो 395 आर्टिकल जो हैं वो हैं। कहीं कहीं आपको क्या होगा, ऑप्शन में 448, 450, 468, 465 और 470 जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर सवाल पूछा जाएगा गणना की दृष्टि से कितने आर्टिकल हैं, तो आपको याद रखना है लगभग 448 या 450 आर्टिकल्स जो हैं वो गणना की दृष्टि से हमारे भारतीय संविधान में हैं। तो ऑप्शन सब हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है 300 आर्टिकल हैं, आप कहेंगे नहीं भैया 300 आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन तीसरा हमारा जो है 390 आर्टिकल हैं, तो आप कहेंगे नहीं, 390 आर्टिकल भी जो हैं वो नहीं हैं। और ऑप्शन डी है 500 आर्टिकल हैं, तो आप क्या कहेंगे, 500 आर्टिकल्स भी जो हमारे संविधान में नहीं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 400 प्लस आर्टिकल हैं। यहाँ देखिए 448, 450 नहीं दिया, सीधे सीधे कह दिया कि 400 प्लस आर्टिकल हैं। अगर 395 ऑप्शन होता तो फिर यहाँ 395 सही आंसर होता, लेकिन 400 प्लस चूंकि दिया गया है तो 400 प्लस जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल है, लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है? आपको बताना है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रारंभ जो है वो किस देश से हुआ है। तो ऑप्शन पहला हमारा दिया है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया,
ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी जो है जापान। यूके का मतलब क्या होगा? ब्रिटेन जो है इसका मतलब होगा। तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। यहाँ मैं आपको बता दूं लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में। मैंने आपको बताया था संविधान लिखित संविधान। सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान के बारे में। देखिए यहाँ जो है हम वो प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं क्वेश्चंस की, साथ ही साथ हमने जितनी भी क्लासेस लास्ट में की हैं उन सभी का जो रिवीजन है वो इस क्लास में आपका हो जा रहा है। इसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी जो हैं तैयार किए गए हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसका एक बार क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, साथ ही साथ सवालों को करने के। तो लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान कौन सा संविधान होता है? जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया हो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लिखित संविधान कौन सा होता है तो आप बताएंगे वह संविधान जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया लिखित संविधान कहलाता है। वहीं आपसे पूछा जाएगा अलिखित संविधान क्या होता है या अलिखित संविधान कौन सा होता है तो आप कहेंगे वह संविधान जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। क्या बताया मैंने आपको? वह संविधान जिसके निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया क्या कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लिखित संविधान का जो प्रारंभ है, यहाँ देखिए प्रारंभ है किस देश में हुआ है? तो याद रखिए लिखित संविधान का प्रारंभ जो है सबसे पहले अमेरिका से हुआ था। प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो आप कहेंगे अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है। डेट मीन्स संविधान सभा का निर्माण किया गया होगा इसके लिखने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। तो बात करें भारत के बारे में तो यहाँ मैं आपको बता दूं भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आप सभी जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है हमारे संविधान के निर्माण में लगे हैं। तो हमारे संविधान के निर्माण के लिए क्या किया गया है? संविधान सभा का गठन किया गया है। तो हमारा संविधान कौन सा हो जाएगा? लिखित। साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? जो हमारे संविधान की प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है 2। तो आपको याद रखना है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की गई है। कौन कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? तो आप कहेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। नंबर 1 विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 1 2 3 4 और 1 5। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? तो आप कह रहे होंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला सवाल पूछेगा कितने प्रकार की है तो आप बताएंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से हमारे प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। नहीं का जब सवाल आएगा तब आपको 5 जो स्वतंत्रता हैं वो याद रखनी होंगी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो कितनी अनुसूची हमारे संविधान में हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10 और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो NOT, इनमें से कोई नहीं।
देखिए मैंने आपको बताया था जब हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे थे कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान संविधान की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। अब सवाल को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है सवाल। 12 कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 9, 10, 11, 12 संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। यहीं आपसे पूछा जाएगा नौवीं जो अनुसूची है उसे कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1952 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। और भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात की जाएगी तो आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया और दल बदल कानून से जो है वो ये संबंधित है। नेक्स्ट आपसे बात किया जाएगा 11वीं अनुसूची के बारे में, तो 73वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता। और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन, नगर पंचायतें जो होती हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अब सवाल को हम एक बार पुनः पढ़ेंगे। सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, और आपको यहाँ सवाल पर फोकस करना है। वो कह रहा है ना, कितनी अनुसूचियां हैं। पहला सवाल क्या पूछ सकता था कि हमारे भारतीय संविधान की में जो है कुल कितनी अनुसूचियां थीं, अगर थीं तो फिर 8 आंसर सही होता। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। अब यहाँ ना तो थी दिया है ना वर्तमान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसने है शब्द का प्रयोग किया है। और याद रखेंगे है किसके लिए प्रयुक्त हुआ होगा, वर्तमान के लिए। तो वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप सभी को पता होगा वर्तमान संविधान में 12 जो हैं वो अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 जो अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से पढ़ना है इस सवाल को। सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है ना, कुछ हमें विचार दिए गए हैं और उन कथनों पर हमें विचार करना है जो कथन दिए गए। हमारा पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं। भाग, ठीक है, 20 भाग, यहाँ फोकस करेंगे 20 संख्या आ गई है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के संविधान में कुल 390 आर्टिकल हैं, तो आप 390 पे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को सीए मतलब संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। लास्ट में कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। क्या पूछ रहा है, इनमें जो है 3 हमें जो कथन दिए गए हैं इनमें से जो है वो कौन सा सही वाला आपको बताना है। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर ज़रूर बताइए जब क्लास को आप कर रहे हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे जवाब देने से पहले अगर आप आंसर बताते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सवाल दोबारा पढ़ के जब आंसर को पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स है ना, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। जबकि ये कह रहा है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भाई 22 तो मूल संविधान में थे, तो 20 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है भारत के संविधान में कुल 390 आर्टिकल हैं। तो आप देखेंगे मैंने क्या बताया, मूल संविधान में 395 थे। भाई ये भी झूठ बोल रहा है, 390 नहीं होंगे भाई, 395 यहाँ पर सही आंसर होता अगर होता तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे तो सही पूछ रहा है, 2 तो गलत वाले हो गए। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जो है सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया है। ये हम लास्ट में पढ़ ही चुके कि जो हमारे संविधान है उसे 22 भागों में जो है बांटा गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, 22 भाग जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन याद रखना है, अगर सवाल आपसे पूछेगा
गणना की दृष्टि से हमारे संविधान के जो भाग हैं उनके कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप 25 जो आंसर है वो सही लगा रहे होंगे। 25 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कब, जब गणना की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा लोकतंत्र है, किस टाइप की डेमोक्रेसी जो है वो भारत में प्रचलित है। आपको ऑप्शन में बतानी है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। यहाँ आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो है वो सही है, सही वाला जो है आपको बताना है। तो एक बार आप पढ़ेंगे सवाल को और आराम से जो है सोचकर इसका जवाब देंगे, क्योंकि क्लास के दौरान मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये बताया था कि जो हमारा लोकतंत्र है वो दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है, संसदीय हो सकता है, अध्यक्षीय हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उनका रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, साथ ही साथ इस सवाल को भी हम करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था एक मिनट, ठीक है, हमने यहाँ तक तो कर लिए थे। नेक्स्ट फिर हमारा जो सवाल है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया भारत में जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। दो प्रकार का लोकतंत्र मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जानेंगे क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जिस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो इसकी भी दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण होगा। तो दो शर्तें कौन कौन सी हैं हम जानेंगे। पहली शर्त है कि जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का जो चुनाव है वो जनता करेगी, है ना। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। अगर दो शर्तें पूरी करता है कोई भी संविधान तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगा। और याद रखिए ये केवल एक संकल्पना है, पूरी दुनिया में कोई भी संविधान जो है वो प्रत्यक्ष संविधान नहीं है। हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव तो करते हैं, लेकिन प्रतिनिधियों पर जो नियंत्रण होता है वो प्रतिनिधियों का ही होता है। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है हमारे द्वारा नहीं किया जाता, ना ही उसका जो है उन पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। हमने जो अपने प्रतिनिधि चुने हैं उन प्रतिनिधियों का जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर नियंत्रण है, ना कि जनता का डायरेक्ट नियंत्रण है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ आप याद रखेंगे भारत प्लस लगभग सभी देशों में कैसा लोकतंत्र है। आप कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल एक संकल्पना है, कहीं पर भी नहीं है। तो एक कौन सा सही हो गया भाई, एक तो अप्रत्यक्ष वाला सही हो गया, ये सही है, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। सही हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, बात कर लें संसदीय लोकतंत्र के बारे में। तो संसदीय लोकतंत्र एक तरफ, बात कर लेते हैं अध्यक्षीय लोकतंत्र। यहां याद रखेंगे जो शासन का प्रमुख है नाम मात्र का प्रमुख होता है, और यहां शासन का जो प्रमुख है वो वास्तविक प्रमुख होता है। तो आपसे पूछा जाएगा संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि जो शासन का प्रमुख है
वो अध्यक्षीय में क्या होगा, वास्तविक प्रमुख होगा, सारी शक्तियों का इस्तेमाल वो खुद कर रहा होगा। जबकि संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसकी शक्तियों का प्रयोग जो है वो किसी अन्य पद के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर की अगर बात करें तो अध्यक्षीय में आप याद रखेंगे कार्यपालिका शासन का, मैंने अब जब हम अंग कर रहे थे तो मैंने बताया कार्यपालिका विधायिका जो होते हैं शासन के प्रमुख अंगों में सम्मिलित होते हैं। तो अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होगा, कार्यपालिका क्या होगी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। यहां जवाबदेही किन्हें दी जाएगी, जवाबदेही किसके प्रति होगी, राष्ट्रपति के प्रति होगी अगर अध्यक्षीय लोकतंत्र है। लेकिन अगर संसदीय लोकतंत्र है तो लोकसभा, तो कार्यपालिका या मंत्री परिषद भी आप कह सकते हैं, कार्यपालिका, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, या सामूहिक रूप से क्या होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो हमारे यहाँ कैसे फिर लोकतंत्र हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र हो जाएगा, ना कि अध्यक्षीय। अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, यूएसए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम इंडिया की वो बात करें तो ये संसदीय का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दो कौन से ऑप्शन सही हो गए, अप्रत्यक्ष वाला भी बिल्कुल सही हो गया है ना, अप्रत्यक्ष वाला पहले तो सही हो गया बिल्कुल, और संसदीय वाला सही होगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है। आप इंपोर्टेंट लाइन बना के लिखेंगे, भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, निम्न शब्दों में से प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जो है वो जोड़ा गया है। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा है। कितने शब्दों को जोड़ा है, 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जो हैं हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन से 3 शब्द हैं भाई, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, साथ ही साथ अखंडता शब्द को जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, 3 शब्दों को जोड़ा है। अब हम देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है समाजवाद। देखिए जब आपने पढ़ा होगा समाजवादी शब्द, तो आप जैसे ही पहला ऑप्शन पढ़ेंगे समाजवाद, आप सीधे आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए। याद रखिए समाजवादी और समाजवाद शब्द में जो है वो डिफरेंस होता है। समाजवाद पे अगर आप लगाते हैं तो आपका ऑप्शन जो है वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का उल्लेख भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलता है, और ना ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे सम्मिलित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो प्रस्तावना में तो उल्लेखित है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता 3 शब्दों को जो है वो जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। जब मैं आपको स्वतंत्रता बता रहा था, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर हम न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए। ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो इसका याद रखेंगे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार मैं जूम इन करता हूं सवाल को, अब आपको देखिएगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है।
ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ याद रखिए, अगर बात करी जाएगी समता की तो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता कब हमने स्वीकार किया था अपने संविधान की प्रस्तावना को, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया था। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो सम्मिलित नहीं था, उल्लेखित नहीं था। तो ऑप्शन ए है बंधुत्व, समानता, संप्रभुता और अखंडता। आपको बताना है 1975 में जो प्रस्तावना थी उसमें कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं था। पीछे जब मैंने आपको सवाल करा रहा था तो आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 3 शब्दों को जोड़ा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्दों को जो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो अपने संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 3 शब्द हमने जोड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1976 में जोड़े हैं। तो 1976 से पहले ये शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं थे, तो 1975 में उल्लेखित नहीं थे, इसका मतलब 1975 में ये शब्द तो नहीं होंगे, क्योंकि हमने 1976 में तो भैया इन्हें जोड़ा है। तो जो 3 शब्द हैं वो 1975 में तो हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कोई इन 3 में से तो कोई शब्द नहीं है। तो चेक करते हैं। पहला सवाल है बंधुत्व। आप कहेंगे बंधुत्व जी बिल्कुल था, जब 26 नवंबर 1949 की प्रस्तावना हमने की थी। आप कहेंगे समानता, जी बिल्कुल समानता भी था। आप कहेंगे संप्रभुता, बिल्कुल संप्रभुता भी था। लेकिन अखंडता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो सम्मिलित किया गया है। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो जब 76 में जोड़ा गया है तो 75 में ये होगा ही नहीं, और यही हमसे पूछ रहा है कि 75 में कौन सा शब्द नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अखंडता जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, और हमारा लास्ट सवाल है आज का। ये सवाल है केशवानंद भारतीवाद किस वर्ष जो है आया था। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1960 और ऑप्शन डी जो है वो 1973। ठीक है, आपको सही आंसर बताना है। जब हम बात कर रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं इस बारे में, तो मैंने आपको बताया था केशवानंद भारतीवाद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि जो केशवानंद भारतीवाद है वो किस वर्ष आया था। तो आपको याद रखना है 1973, 24 मार्च 1973 को 24 मार्च 1973 को केशवानंद भारतीवाद जो है वो आया था। और इसी के आधार पर कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। और मूल ढांचे की जो संकल्पना है उसका उल्लेख भी केशवानंद भारती के आधार पर किया गया था। आपसे पूछा जाएगा मूल ढांचे की संकल्पना किस बात के अंतर्गत आई थी, तो आप कहेंगे केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत आई थी। कब आया था, 24 मार्च 1973 को आया था। इसी के आधार पर क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, साथ ही साथ मूल ढांचे की संकल्पना भी आई। और साथ ही साथ आपको याद रखना है यह सबसे बड़ा मुकदमा था। सबसे बड़ा मुकदमे का मतलब 13 जजों की जो बेंच है इसमें बैठी थी। हमारे इतिहास में कभी भी 13 जजों से ज़्यादा की बेंच जो है अभी तक नहीं बैठी, केवल एक बार 13 जजों की बेंच जो है वो बैठी है। कब, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 1973 इसका राइट आंसर होगा।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ग्रेड पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के माध्यम से यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी कराई जा रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।